हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो निश्चित समाकलन पर आधारित है। निश्चित समाकलन में हम जानते हैं कि समाकलन जिसमें लिमिट दिया होता है, जैसे हमें a से b तक किसी फंक्शन का समाकलन करना है। अनिश्चित समाकलन में लिमिट नहीं दिया होता है। लिमिट का मतलब है कि हमें एक सीमा के अंतर्गत फंक्शन का समाकलन करना है। इसी निश्चित समाकलन को करने के कुछ नियम दिए गए हैं, जिसे हम कहते हैं निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण। इससे कम से कम नहीं तो 8 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग प्रश्न जो हैं उसमें से एक सवाल इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। अभी उस सवाल किस प्रकार के आते हैं उसको भी हम प्रूव करके दिखाएंगे। उसमें सिद्ध करने वाले सवाल ज़्यादा आते हैं। तो पहले हम प्रगुण को समझ लेते हैं कि कितने प्रगुण हैं निश्चित समाकलन में, उसको हम देखते हैं। इसमें लगभग 7 प्रगुण हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 प्रगुण हमको पढ़ना है। यही 6 मेन हैं, जिसमें पहला प्रगुण हम देखते हैं। तो पहले प्रगुण में ये बताया गया है कि अगर समाकलन की सीमाएं अपरिवर्तित रहें, अगर समाकलन की सीमाएं अपरिवर्तित रहें, सीमाएं मतलब लिमिट, तो चर राशि परिवर्तित करने पर समाकलन का मान अपरिवर्तित रहता है। अर्थात अगर जो समाकलन है इसके लिमिट ना बदले जाएं, अपरिवर्तित मतलब ना बदले जाएं, तो ये जो चर x है इसको अगर किसी दूसरे चर से भी रिप्लेस कर देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे x को हमने t से परिवर्तित कर दिया, हल करेंगे तो इसका मान हमको वही मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई फलन है sin x और इसकी लिमिट है 2 से 3 dx। अब अगर हम लिमिट में कोई परिवर्तन न करें, अर्थात लिमिट 2 से 3 ही रखें, लेकिन x को t से बदल दें, t से रिप्लेस कर दें, तो इसको हल करने पर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये पहला प्रगुण है हमारा कि अगर किसी फंक्शन में लिमिट को न बदलें और चर को किसी दूसरे चर से बदल देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद दूसरा प्रगुण है। दूसरा प्रगुण ये कहता है कि समाकलन की सीमाओं को परस्पर बदलने पर संख्यात्मक मान तो वही रहता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई समाकलन है a से b, लिमिट a से b f(x) dx। अब इसकी लिमिट को अगर हम चेंज करते हैं, अर्थात अपर लिमिट को हमने लोअर लिमिट में लिख दिया और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में रख दिया, तो इसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब प्रगुण 3 देखते हैं। प्रगुण 3 ये कहता है कि अगर कोई निश्चित समाकलन है a to b f(x) dx, तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। जबकि c a और b के बीच का कोई पॉइंट है, जैसे a और b कोई इंटरवल है तो c इसके बीच का कोई पॉइंट है। मतलब a से c तक हम समाकलन करें और फिर c से b तक समाकलन करें और दोनों को जोड़ दें तो इसके बराबर मिलेगा। ये सीधी सी बात है कि a से c तक हमने इकट्ठा किया और फिर c से b तक इकट्ठा किया, तो a से b तक टोटल इकट्ठा मिल जाएगा। इसके बाद ये चौथा प्रगुण है। चौथे प्रगुण में ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई समाकलन ऐसे दिखाई देता है 0 से a f(x) dx, 0 से a f(x) dx। यहाँ a के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कोई भी अंक हो सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से a f a - x dx। अर्थात ये जो चर है इसको अपर लिमिट से माइनस करके लिख सकते हैं। ये चौथा प्रगुण है और ये चौथा प्रगुण बहुत ही यूजफुल है। जितने भी सवाल हम हल करते हैं अधिकांशतः इसी प्रगुण का यूज होता है, इसलिए इस प्रगुण को हमें ध्यान रखना है कि इसमें ये होता है कि कोई भी समाकलन 0 से a f(x) dx के रूप में है तो इसके चर को अपर लिमिट से माइनस करके लिख सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद हम 5वां प्रगुण देखते हैं। 5वें प्रगुण में ये है कि मान लीजिए कोई निश्चित समाकलन इस रूप में हमको मिलता है, इंटीग्रेशन -a to +a, अर्थात लोअर लिमिट -a है और अपर लिमिट +a है f(x) dx। तो इसके 2 मान हमको मिलते हैं। इसका मान हो जाएगा 2 0 से a f(x) dx।
लेकिन ये उस कंडीशन में होगा जब f(x) एक सम फलन है। f(x) क्या है? एक सम फलन है। और इसका मान 0 हो सकता है जब f(x) एक विषम फलन है। अब हम ये देखते हैं कि f(x) कब सम फलन होगा और कब विषम फलन होगा। जैसे मान लीजिए ये है f(x), अगर हम x को -x से रिप्लेस कर दें, x को किससे रिप्लेस कर दें? -x से, तो f माइनस एक्स का मान अगर -f(x) हो जाए, अर्थात फंक्शन का चिन्ह बदल जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये विषम फलन है। क्या है? विषम फलन। किसी फंक्शन के जो चर है उसका मान, उसका चिन्ह अगर हम बदल दें, किसी फंक्शन को जो चर है उसका चिन्ह अगर हम बदल देते हैं और फिर फंक्शन के मान का भी चिन्ह बदल जाता है, तो उसे हम विषम फलन कहते हैं। जैसे sin x, मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) बराबर क्या है? sin x, और इसमें x को हमने -x से रिप्लेस कर दिया, sin -x, तो ये हो जाता है -sin x। तो हम sin x को क्या कह देते हैं? विषम फलन, क्योंकि x को -x से रिप्लेस करने पर इस फलन का मान बदल गया है। और यदि x को -x से रिप्लेस करें और फलन का मान न बदले, तो इसे फिर हम क्या कहेंगे? सम फलन कहेंगे। तो फिर इसे हम सम फलन कहते हैं। सम फलन के रूप में जैसे कोई एक फलन हम लेते हैं cos x। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर x को -x से भी रिप्लेस कर देते हैं, x को -x से भी रिप्लेस कर देते हैं, तो भी cos -x का मान भी क्या होता है? cos x, क्योंकि cos -थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है? cos थीटा। अर्थात इसके कोण का अगर चिन्ह बदल देते हैं तो इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो cos x सम फलन है। तो इस प्रकार अगर कोई लिमिट ऐसे दिया हुआ है -a to a f(x) dx, तो इसका मान 2 इंटीग्रेशन 0 से f(x) dx होगा अगर f(x) एक सम फलन है, और 0 होगा अगर f(x) एक विषम फलन है। तो ये हमारा 5वां प्रगुण है। अब देखिए हम देखते हैं प्रगुण संख्या 6। इसमें यह है कि मान लीजिए कोई समाकलन दिया है लिमिट 0 से 2a f(x) dx, तो इसका मान होता है 2 0 से a f(x) dx, 2 0 से a f(x) dx, अर्थात ये जो लिमिट का 2 है ये बाहर आ जाता है। लेकिन कब आता है? यदि f(2a - x) बराबर f(x) हो, यानी जो अपर लिमिट 2a है, जो अपर लिमिट यहाँ दिया हुआ है 2a, अगर चर को अपर लिमिट से माइनस कर दिया जाए और फंक्शन पर कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात f(2a - x) बराबर f(x) ही हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यदि f(2a - x) बराबर -f(x) आ जाए, अर्थात फंक्शन का चिन्ह बदल जाए, तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा। तो ये 6वां प्रगुण है। तो ये इस प्रकार 6 प्रगुण हैं जिसे हमें याद करना है, और इन्हीं प्रगुण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत जो भी प्रश्न आते हैं 8 नंबर में, तो उसमें से कम एक प्रश्न इस टॉपिक से ज़रूर रहता है। तो चलिए कुछ प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, एक सवाल हमें हल करना है कि लिमिट 0 से पाई x sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x dx बराबर पाई स्क्वायर बटे 4, ये हमें प्रूव करना है। तो हम पहले LHS से चलेंगे। LHS में हमें दिया है 0 से पाई x sin x बटा 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, ये दिया हुआ है। इसको हम क्या करते हैं? इसे हम मान लेते हैं I, इसे हमने I मान लिया, और ये हो गया समीकरण 1। इसके बाद हम इसमें प्रगुण 4 लगाएंगे। प्रगुण 4 में हमने क्या बताया था कि जो भी यहाँ दिया होता है, जैसे यहाँ पे 0 से a f(x) dx दिया हुआ है, तो जो x वेरिएबल है इसको अपर लिमिट से माइनस कर देते हैं। तो x को हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस x, और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस x बटे 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस x और फिर dx।
अब इसको लिख सकते हैं 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। क्योंकि 180 से कुछ माइनस करते हैं तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बटे 1 प्लस कास, कास 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कास थीटा, और माइनस कास थीटा का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स, मतलब कास स्क्वायर एक्स। क्योंकि हम जानते हैं कि कास पाई माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कास एक्स, और यहाँ जब स्क्वायर रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कास स्क्वायर एक्स प्लस का ही आएगा। तो प्रगुण 4 लगाने से हमको इतना मिला। यहाँ हम लिख देंगे प्रगुण 4 से, क्योंकि प्रगुण 4 हमने यहाँ पर लगाया है। तो ये भी हमको आई का ही मान मिला है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 2i बराबर लिमिट 0 से पाई। यहाँ देखते हैं समीकरण 1 में भी हर में है 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, और दूसरे में भी है 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। तो हर बराबर रहते हैं तो अंश से जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स, साइन एक्स दोनों में है तो साइन एक्स कॉमन होकर बाहर हो जाएगा, बटे में 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स और एक्स कट जाएगा तो ये बचेगा 0 से पाई, पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब यहाँ से हम पाई को निकाल लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 0 से पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, कास एक्स को मान लीजिए टी, कास एक्स को हमने क्या मान लिया, टी। तो दोनों पक्षों को जब अवकलन करेंगे तो कास एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, डी टी। साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस को इधर लाते हैं तो माइनस डी टी। लिमिट भी हमें बदलना पड़ेगा। जब x बराबर हम 0 लेंगे तो t बराबर हमको क्या मिलेगा, कास 0 मतलब 1। जब x बराबर पाई लेंगे तो t बराबर हमको क्या मिलेगा, कास पाई। कास पाई का मान क्या होता है, -1। अब इस मान को हम यहाँ पर उठा के रखेंगे तो इसकी लिमिट हो जाएगी 1 से -1 साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी रखेंगे, और नीचे 1 प्लस कास एक्स को हमने क्या माना है, टी। इस माइनस को हम हटा के बाहर करते हैं। यहाँ देखते हैं कि जो अपर लिमिट है ये -1 है और लोअर लिमिट क्या है, +1। तो लोअर लिमिट इसकी ज़्यादा दिखाई दे रही, अपर लिमिट कम, क्योंकि -1 + 1 से कम होगा। तो इस लिमिट को हम पलट देंगे, अपर लिमिट को बड़ी होना चाहिए। पलटेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 से +1 डी टी बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा पाई tan इनवर्स टी, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स टी होता है, और इसमें लिमिट हम लगा देंगे -1 से +1। तो हो जाएगा पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। tan इनवर्स 1 tan के लिए किसका मान होता है, जो 1 होता है, ये tan इनवर्स किसका मान होता है, tan 45 का होता है। तो tan इनवर्स 1 की जगह हम लिख देंगे tan π/4 माइनस tan इनवर्स -1 की जगह हम लिख देंगे tan -π/4। ये हमने लिख दिया।
तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा और यहाँ भी tan से tan इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ प्लस π/4 बचेगा, यहाँ माइनस π/4, तो ये माइनस माइनस का इंटू होकर ये भी क्या हो जाएगा प्लस π/4, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2π/4, पाई इंटू 2π/4, 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये हमको क्या मिल जाएगा π²/2, π²/2। अब देखिए यहाँ पे 2i, यहाँ जो हमको मिला है 2i, तो 2i बराबर क्या मिला है, 2i बराबर मिला है π²/2, तो i बराबर हो जाएगा π²/4, और यही हमें प्रूव करना था। तो एक बार सवाल को हम फिर देख लेते हैं। हमें प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए 0 से पाई एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर π²/4। तो यहाँ हमने क्या किया, इसे आई मान लिया, इसमें प्रगुण 4 लगाया। प्रगुण 4 में हम जानते हैं कि जो चर होता है ये अपर लिमिट से माइनस हो जाता है। फिर हमने देखा कि साइन पाई माइनस एक्स का मान साइन एक्स होता है, कास पाई माइनस एक्स का मान माइनस कास एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। फिर समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ दिया तो हमें ये रिजल्ट मिला। अब इसमें हमने क्या किया, कास एक्स को टी मान लिया, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा 1 से -1, फिर इसको हमने बदल दिया, -1 से +1 हुआ, और इसका चिन्ह भी बदल जाता है। इसका समाकलन tan इनवर्स टी हुआ। जब इसमें लिमिट लगाया तो हमको ये रिजल्ट मिल गया, और यही हमको प्रूव करना था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 से π/2, लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स बटा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स डी एक्स बराबर π/4, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी हम LHS से चलते हैं और मान लेते हैं कि I बराबर लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स डी एक्स, ये हमने मान लिया। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः हम इसमें प्रगुण 4 लगाएंगे, प्रगुण 4 से, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रगुण 4 का उपयोग ज़्यादा होता है, तो प्रगुण 4 लगाते हैं। और प्रगुण 4 हमको पता है कि जो वेरिएबल x है इसको अपर लिमिट से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, इसका अंडर रूट, फिर नीचे अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ कास में भी क्या होगा, वही π/2 माइनस एक्स डी एक्स। इसके बाद हम जानते हैं ये हो जाएगा 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, साइन π/2 माइनस एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कास एक्स। तो यहाँ हो जाएगा कास एक्स, ये कास एक्स है, और नीचे बटे में साइन 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा कास थीटा, कास एक्स, और फिर कास 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं तो I और I जुड़ के हमको क्या मिल जाएगा, 2i, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2, और इसका हर देखिए बराबर, यहाँ भी अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स, और यहाँ भी अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स, तो हर तो इसका वही रहेगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स, और ऊपर हमको मिल जाएगा अंडर रूट साइन एक्स यहाँ से और प्लस अंडर रूट कास एक्स यहाँ से,
dx। अब देखिए यहाँ ऊपर और नीचे दोनों समान आ रहे हैं तो ये हो कट जाएगा, ये आएगा 0 से π/2 dx 2i बराबर, इसका समाकलन होगा x, लिमिट लगाएंगे 0 से π/2 तो ये हो जाएगा π/2 -0, तो 2i बराबर π/2, तो i बराबर क्या हो जाएगा π/2 दूना 4, और यही हमको सिद्ध करना था।